to the another lecture of Indian economic development. Students, जैसा कि आपको पता है कि हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था पिछली क्लास में। आज इसी सीरीज में एक नया लेक्चर में लेके आया हूँ। पिछली क्लास में हमने रिफॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टडी किया था, जिसमें बेसिकली हमने देखा था कि 3 टाइप के रिफॉर्म्स आए थे। पहला रिफॉर्म था टेक्निकल रिफॉर्म्स, दूसरा था इंस्टीट्यूशनल जिसे लैंड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, तीसरा था जनरल रिफॉर्म्स। इसमें जो टेक्निकल रिफॉर्म्स था बेसिकली विच वाज रिलेटेड टू द टेक्निक्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो लैंड रिफॉर्म्स है, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बेसिकली हमें इसमें 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं, जिसे आप आर से याद कर सकते हैं, ARCCC। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इस पॉइंट का क्या मतलब है? अगर आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको जमींदारी सिस्टम के बारे में बताया था। जमींदारी सिस्टम क्या था? बेसिकली 3 टायर सिस्टम, जिसमें जो जमींदार थे, जो रियल ओनर्स थे, वो कल्टीवेशन नहीं करते थे लैंड का। इनफैक्ट पीजेंट्स को हायर किया जाता था, फार्मर्स को हायर किया जाता था जो कल्टीवेशन करते थे। उसके बदले में उनको बस इतने पैसे दिए जाते थे which was sufficient for their subsistence only। समस्या इसमें काफी ज्यादा थी क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी कम आ रही थी, जो पीजेंट्स से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया, वो ये था कि ये जो इंटरमीडिएटरीज है, यानी प्रोडक्शन में जो फार्मर्स के रूप में इंटरमीडिएटरीज लगाए गए हैं, इनको खत्म किया जाए। बेसिकली ये पॉइंट का मतलब है कि जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया था। जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट के? वो ये ऑब्जेक्टिव्स थे कि जब जो रियल ओनर है वही प्रोडक्शन करेंगे तो वो बेहतर तरीके से काम करेंगे, एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे। क्योंकि आपको पता है जब कोई काम हम खुद से करते हैं तो उस काम में हम एफिशिएंसी लेके आते हैं। अगर वही काम हम किसी और के लिए करेंगे तो हो सकता है पूरे मन से काम ना करें, एफिशिएंट तरीके से काम ना करें। तो इसका मेन रीजन ये था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए और जो पहले एक्सप्लॉइटिव नेचर था फार्मिंग का, उसको खत्म किया जाए। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट का क्या मतलब है? ये पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है जो हमने इंटरमीडिएटरीज का पॉइंट पढ़ा था। जो किसान होते हैं जिनको उपज करने के लिए हायर किया जाता है, जिनको किराए पे बुलाया जाता है कि वो जमीन को जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज करें, उन्हें कुछ रेंट देना पड़ता है जमीन को यूज करने के लिए। अब वो रेंट जनरली पहले बहुत ज्यादा था जमींदारी सिस्टम में। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी कल्टीवेशन होती थी वो सारा का सारा पैसा जमींदार को दे दिया जाता था, जिसमें से कुछ हिस्सा वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसको लगान के रूप में दे देते, टैक्स के रूप में दे देते, थोड़ा बहुत हिस्सा फार्मर्स को दे दिया जाता था। तो जो रेंट पे करते थे, ये रेंट की पेमेंट बहुत ज्यादा थी। तो गवर्नमेंट ने अपना रिफॉर्म ये लेके आया कि इस रेंट की लिमिट फिक्स कर दी। वो लिमिट थी 1/3 ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट, यानी कि जितनी भी आउटपुट होगी केवल और केवल उसका 1/3 पोर्शन रेंट के रूप में देना पड़ेगा फार्मर्स को जो प्रोडक्शन करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। अगर आपको याद हो अपने प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में एक प्रॉब्लम ये पड़ी थी कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थे फार्मर्स के पास, यानी कि इंडिया में कम प्रोडक्टिविटी होने के पीछे एक मेन रीजन ये था कि इंडिया के जो किसान थे उनके पास जमीनें, छोटी छोटी जमीन, और वो भी कैसे दूर दूर फैली हुई थी। अब इसका क्या डिसएडवांटेज होता है? इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि काम में इनएफिशिएंसी आती है। इसके हम 2 मेन रीजन थे कि जब अलग अलग जमीन होती है तो उसमें काफी एरिया उसकी बाउंड्री करने में कवर हो जाता है। दूसरी चीज, जब छोटी छोटी जमीन होती है तो उसमें हम कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, जैसे कि ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, इनका इस्तेमाल छोटी जमीनों में नहीं किया जा सकता। और क्योंकि ये फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी, दूर दूर थी, तो जो है ट्रेवलिंग में खर्चा ज्यादा लगता था, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता था। तो इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया, वो ये था कि जो अलग अलग दूर दूर जमीनें थी उनको इकट्ठा करके फार्मर्स को प्रोवाइड कर दिया गया। यानी कि एक फार्मर को एक ही एरिया में बहुत सारी जमीनें दे दी ताकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा सके। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब कोई भी काम बड़े लेवल पे लार्ज एरिया में किया जाता है। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मेन मकसद था ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाया जा सके और एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। अब इसमें एक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने का
जो कि ये बताता है कि 2004 तक 1633 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो फार्मर्स को कंसोलिडेटेड फॉर्म में डिवाइड करवाए गए थे, यानी कि 1633 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड किसानों को कंसोलिडेटेड इकट्ठे करके दे दिए थे ताकि वो प्रोडक्शन जो है वो अच्छे तरीके से कर सके, इकोनॉमिक वे में कर सके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। हमने अब तक 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है। चौथा पॉइंट है सीलिंग ऑन होल्डिंग। सीलिंग ऑन होल्डिंग का क्या मतलब है? जो किसान थे, हमने पिछले महीने में तो पढ़ा था कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी, लेकिन वो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग सबके लिए नहीं थी। जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास जरूरत से ज्यादा जमीनें थी, वहीं पे जो गरीब किसान है उनके पास छोटी छोटी जमीनें थी। तो इसका डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा हो रहा था इंडियन इकोनॉमी में। वो क्यों था? क्योंकि सबकी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है प्रोडक्शन करने की। अगर मान लीजिए किसी एक आदमी के पास 20 हेक्टेयर ऑफ लैंड है तो वो उस जमीन में उतना ज्यादा काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है काम करने की। वही अगर एक व्यक्ति के पास बिल्कुल छोटी सी जमीन है, अगर उसको ज्यादा जमीन प्रोवाइड करवा दे तो उसको वो ज्यादा काम कर सकते। तो ये कदम उठाया था सरकार ने सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। यानी कि सीलिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी छत होती है जिसे हम सीलिंग बोलते हैं, वो एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देती है हमारे लिए कि हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो सीलिंग कर दी थी, लेकिन लिमिट सेट कर दी थी कि कोई भी एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा इतनी जमीन, एक लिमिट फिक्स कर दी थी कि इससे ज्यादा कोई भी जमीन अपने पास नहीं रख सकता। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया था, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी उनसे जमीन लेके, जिनके पास कम थी, गरीब थे, जरूरत थी, उनको प्रोवाइड करवा दिया। अब इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का? इसके पीछे 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। एक था सोशल वेलफेयर का। देखिए, जिनको जब जरूरत है अगर उनको जमीनें प्रोवाइड करवाएंगे तो उससे सोशल वेलफेयर होगा। दूसरा था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का। प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ेगी जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जो एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट। ये टॉपिक हमने बहुत बार पढ़ा है पहले कि गवर्नमेंट का हमेशा से ये सोच रही थी कि जो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, वो वन साइडेड ना हो, यूनिलेटरल ना हो, वो ग्रोथ इक्विटेबल हो। मैंने आपको इक्वल और इक्विटेबल का भी डिफरेंस बताया है। तो यहाँ पे ग्रोथ इक्विटेबल करने की कोशिश की जा रही है। तो जब जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेके जिनके पास कम है उनको प्रोवाइड कर रहा है, तो बेसिकली इट रेफर्स टू द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। आइए अब देखते हैं लास्ट पॉइंट लैंड रिफॉर्म्स में क्या है, वो है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, कोऑपरेटिव कोऑपरेशन वर्ड से बनी है। कोऑपरेशन वर्ड का मतलब होता है जब मिलजुल के कुछ काम है। तो सरकार ने एक कदम ये उठाया कि जो फार्मिंग हो रही है, जो एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो रही है, वो एक कलेक्टिव फॉर्म में हो, कोऑपरेटिव फॉर्म में हो। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आप मान लीजिए कुछ सामान खरीदने जाते हैं बाजार में और आप अनलिमिटेड सामान लेके आए। मान लीजिए आप शुगर खरीदने जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई 1 किलो शुगर दे दो मुझे, और उसने प्राइस बता दिया कि 30 रुपए की 1 किलो शुगर, तो आपको 30 रुपए में ही परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही आप जाके कह दें कि मुझे 500 किलो शुगर चाहिए, तो फिर क्या है, आप उसके साथ प्राइस में बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो इसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कलेक्टिव डिमांड की जाती थी क्रॉप्स की और कलेक्टिव सेलिंग की जाती थी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तैयार होते उनकी, ताकि जो फार्मर्स उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो, वो अपने प्रोडक्ट्स को हाई रेट पे बेच सके और जो इनपुट्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए उसे कम प्राइस में खरीद सके। सो बेसिकली ये 5 रिफॉर्म्स लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हमें पढ़ने थे, जो कि सरकार ने कोशिश की थी पॉलिसीज को चेंज करके ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। टेक्निकल रिफॉर्म्स हम पहले पढ़ चुके हैं, लैंड रिफॉर्म्स हमने अब डिस्कस करेंगे। जो थर्ड रिफॉर्म है जनरल रिफॉर्म, उसे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।